हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड की ब्रीफ इंट्रोडक्शन और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसकी डिजीज कंडीशंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिजीज कंडीशन और उसके हॉर्मोन्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड, इसका इंट्रोडक्शन। जो सबसे पहला ग्लैंड जो डेवलप हुआ था होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये वर्ड किससे डिराइव हुआ है? थायराइड वर्ड। ये थायराइड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ए शील्ड, जो हमें कवर की तरह, जैसे ऐसी इसकी शेप होती है, शील्ड की तरह इसकी शेप होती है, तो मतलब एक शील्ड थायराइड, इसका वर्ड यही से डिराइव हुआ है। ये एक पैरेन्काइमेटस ग्लैंड होता है। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है हमारा होलो मस्कुलर ऑर्गन्स, एक होते हैं हमारे पैरेन्काइमेटस ऑर्गन्स। जो पैरेन्काइमेटस होते हैं वो हमारे अंदर से भरे हुए होते हैं और होलो जो अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, टिश्यू वगैरह नहीं होते। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है फीमेल्स के अंदर लार्जर होता है देन मेल्स। मेल्स के अंदर ये छोटे साइज का होता है। इसका वेट 25 से 30 ग्राम इसका वेट होता है। कलर थायराइड ग्लैंड का रेडिश ब्राउन, क्योंकि इसके अंदर ना हाई वस्कुलर होता है, ज़्यादातर ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड के अंदर मिल जाती है, तो इसको हम रेडिश ब्राउन कलर का देखने में दिखता है। इसकी शेप जो है शील्ड शेप बताई थी मैंने आपको, थायराइड जिसका वर्ड डिराइव हुआ है। और बटरफ्लाई एच शेप होती है, देख ऐसे एच शेप बन रही है ना, तो एच शेप होती है बटरफ्लाई एच शेप। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी लोकेशन वगैरह कहाँ पे होती है। जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारा जस्ट बिलो लैरिंग्स के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर नेक, जो हमारी आगे से जो नेक होते हैं उसके एंड लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। और C5 to T1 जो वर्टिब्रल लेवल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसकी जो है स्फेरिकल शेप हो, इसकी जो लोब होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर लोब होती है, उनकी शेप जो है स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट डेवलप ग्लैंड जो होता है फीटस के अंदर, ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ग्लैंड जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। उसके बाद है सबसे पहला फीटस के अंदर हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है? ये ग्लूकागन सीक्रेट होता है, जो कि 6 वीक्स के जब गेस्टेशन पीरियड होता है उस टाइम पे सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? ग्लूकागन। और ग्लैंड होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद है कि कौन सबसे लार्ज है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जो थायराइड ग्लैंड हो गया। ठीक है, जो मतलब कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड हो गए। ठीक है, और स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है हमारा पीनियल ग्लैंड हो गया। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है लीवर होता है। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड गोब्लैडर होते हैं। ये वन वर्ड क्वेश्चन जो हमारे स्टेट लेवल एग्जाम वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि कुछ और टॉपिक जैसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये आप देख लेना अपने बुक से। उसके बाद है कि कौन सा हार्मोन कब सीक्रेट होने लग जाता है प्रेगनेंसी में, गेस्टेशन के टाइम पे। जो हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है वो 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये 11 वीक्स पे स्टार्ट हो जाता है। T4 11 to 12 वीक्स पे, T3 20 वीक्स पे, ये ऐसे सीक्रेट होने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ से? TRH हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, TSS हमारा एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, और फिर T4 T3 हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर रिलीज होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे ये डिस्कस किया हमने इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है हमारे थायराइड ग्लैंड की। मैंने बताया था कि ये हाईली वस्कुलर होता है। तो आर्टेरियल सप्लाई जो होती है इसकी, थायराइड आर्टरी जो होती है सुपीरियर और इंफीरियर, जो आगे से ऊपर से नीचे से जो थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है। और वीनस में भी सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड वेन है। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी नर्व सप्लाई कहाँ से होती है? सिंपैथेटिक सप्लाई हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस से होती है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ठीक है, उसके बाद है कि इसके अंदर आता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। किसकी सिंथेसिस की? T3 और T4 हार्मोन की। किसके अंदर होती है इनकी सिंथेसिस? थायराइड ग्लैंड के अंदर। ठीक है, और मेंटल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो डेली इनटेक हमें कितना करना चाहिए आयोडीन का? 500 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, उसके बाद डेली रिक्वायरमेंट जैसे अलग अलग होती है, प्रेगनेंसी में कितना लेना चाहिए और चिल्ड्रन के अंदर कितना लेना चाहिए। ठीक है, 100 से 200 माइक्रोग्राम पर डे
प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है और चिल्ड्रन में थोड़ा कम, 80 to 120 माइक्रोग्राम पर डे। उसके बाद है कि जो आयोडाइड होता है हमारे बॉडी में आयोडाइड की फॉर्म में है, उसको आयोडीन कैसे कन्वर्ट किया जाए, फिर उससे हमारे T4 T3 हार्मोन्स बनते हैं। तो उसके लिए एक हार्मोन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है, TPO एंजाइम। TPO एंजाइम से मतलब क्या है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोलिकुलर सेल जो होती है ना हमारी थायराइड ग्लैंड की, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि किसको, आयोडाइड को कन्वर्ट कर देता है, किसके अंदर, आयोडीन के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। इसकी एक डिजीज कंडीशन भी होती है कि अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वगैरह बन जाए, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। इसके बाद है कि हिस्टोलॉजी। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसके अंदर दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब सेल्स क्या है अंदर, तो एक होती हैं फोलिकुलर सेल्स, एक होती है पैराफोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स क्या होती हैं, ये T3 T4 को सिंथेसाइज करने के लिए इनका मेन काम होता है। लेकिन जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये इनका मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं होता, बस सपोर्ट करना। और दूसरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और ये थायरोकैल्सिटोनिन को रिलीज करती है और सिंथेसाइज करती है। ठीक है, इसका ये काम होता है। फोलिकुलर सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर का तो मेन काम T3 T4 के लिए, और पैराफोलिकुलर का हमारे थायरोकैल्सिटोनिन के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि अब आयोडाइड से T3 T4 हार्मोन कैसे बनेंगे, सिंथेसाइज कैसे होंगे। जो थायराइड है ना, अपने हार्मोन को 90 दिन तक स्टोर करके रखता है ताकि वो यूथायराइड की कंडीशन को मेंटेन, मतलब अच्छे से थायराइड हार्मोन की सप्लाई वगैरह अच्छे से करता रहे। ठीक है, तो थायराइड जो 90 दिन तक करता है स्टोर, ये रहा। ठीक है, और यूथायराइड सिक्रीशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, 3 मंथ तक सप्लाई कर सकता है कोई भी अगर सिंथेसिस भी ना हो तो हार्मोन की। ठीक है, उसके बाद कैसे सीक्रेट, देखो TRH हार्मोन जो है हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा एंटी पिट्यूटरी के थ्रू यहाँ क्या रिलीज किया, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से आ गया आयोडाइड। अब मैंने बताया था आपको आयोडाइड कन्वर्ट होगा किसकी हेल्प से, TPO की हेल्प से। TPO क्या है हमारा, फोलिकुलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करेगा, आयोडाइड को किस में चेंज कर देगा, आयोडीन में। ठीक है, अब आयोडीन किसके साथ जुड़ जाएगा, टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाने के लिए, मोनो आइडोथायरोनिन। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड होता है एक तरह का। अब ये MIT बना दिया इसने, मतलब T1 बन गया अब यहाँ पे, मोनो आइडोथायरोनिन। अब MIT मिलके क्या करेंगे, डाई आइडोथायरोनिन बना देंगे। ठीक है, उसके बाद अब T1 ये है, T2 ये है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, T3, ट्राई आइडोथायरोनिन बना दिया। अब 2 DIT मिलके क्या बनाएंगे, एक DIT ये हो गया, दूसरा DIT ये हो गया, इन्होंने बनाया टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसका मतलब क्या हमारा T4, और ट्राई आइडो का मतलब था T3। अब T3 T4 को ये ब्लड सर्कुलेशन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी सिंथेसिस ऑफ T3 T4, मतलब कहाँ से मिलके बना। अब मेन चीज़ें हमारी इसके अंदर क्या थी, एक तो आयोडाइड सॉरी, ठीक है, फिर दूसरी थी हमारी TPO होना चाहिए, और तीसरा हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है जो हमारे सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं, किसकी, T3 और T4 की। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंथेसिस के बाद है कि मोस्ट अबंडेंट जो होता है हमारा T3 T4 के अंदर, T4 सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है, और जब रिक्वायरमेंट भी होती है ना तो T4 ज़्यादा है तो T3 को हम उसके T4 को T3 के अंदर कन्वर्ट कर दें, क्योंकि T3 जो ना मोस्ट पावरफुल और फंक्शनल जो हार्मोन माना जाता है वो T3 माना जाता है। तो T4 को हम कन्वर्ट करवा देते हैं लीवर के अंदर, जिससे क्या बोलते हैं, रिवर्स T3। ठीक है, जो हमारा TSH हार्मोन होता है इसका लेवल कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर, 0.2 से 5.4 म्यू इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक और जो सेंसिटिव जो टेस्ट होता है, अगर मान लो थायराइड फंक्शन अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको करवाने के लिए हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को चेक करवाते हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे जो स्पेसिफिक हार्मोन होता है किसी भी डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए TSH को ही करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है
कि एक डिजीज कंडीशन होती है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था आपके साथ कि एक डिजीज कंडीशन में TPO के अगेंस्ट बन जाते हैं। तो हाशिमोटो थायरोडाइटिस डिजीज होती है, ठीक है। ये एक डिजीज होती है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। किसके अगेंस्ट बनती हैं, TPO एंजाइम, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी TPO एंटीबॉडीज, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज, ठीक है। ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे किसको, TPO एंजाइम को। अब TPO का काम अच्छे से नहीं होगा, उसका काम क्या था, ऑक्सीडेशन करवाना आयोडाइड से आयोडीन में। अब ये काम नहीं हो पाएगा, जिससे फिर सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी किसकी, T3 T4 हार्मोन की, ठीक है, जिससे फिर क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये कोज भी होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का कोज है क्या, हाशिमोटो थायरोडाइटिस डिजीज, ठीक है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।